दोस्तों, यह कहानी है आज से कोई 50 साल पहले की, जब सबाइना पार्क की पिच भारतीय खिलाड़ियों के खून से लाल हो गई थी। क्रिकेट को शरीफों का खेल कहा जाता है, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब क्रिकेट इस लोकोक्ति को तार-तार किया है। उनमें से एक थी ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 1952 में खेली गई बॉडी लाइन सीरीज। तब इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डीन ने विश्व के बेहतरीन बल्लेबाज टॉम ब्रैडमैन से पार पाने के लिए इस खतरनाक गेंदबाजी का सहारा लिया था। उस समय के दुनिया के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाजों में शुमार हैरोल्ड और लारवुड जार्डीन के सबसे मुख्य बॉलर थे। इस सीरीज के कई साल बाद 1976 में भारत की क्रिकेट टीम को भी वेस्टइंडीज के क्लाइव लाइड कप्तानी वाली टीम से इसी तरह शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली घातक और खतरनाक गेंदबाजी का सामना करना पड़ा था। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत के खिलाफ चौथी पारी में 403 रनों का लक्ष्य रखने के बाद भी भारत से वेस्टइंडीज की टीम हार गई थी। मैच के बाद क्लाइव लाइड ने अपने स्पिनर से कहा था कि मैंने भारत के बल्लेबाजों को आउट करने के लिए तुम्हें 400 से ज़्यादा रन दिए थे, लेकिन तुम उन्हें आउट नहीं कर पाए। आगे आने वाले मैचों में मैं तुम्हें कितने रन दूं कि तुम विपक्षी टीम को आउट कर पाओ। किंगस्टन के सबाइना पार्क में जब चौथा दिन शुरू हुआ तो बहुत कुछ दांव पर था। उनमें से एक थी क्लाइव लाइड की कप्तानी। चर्चा यह थी कि उन्हें वेस्टइंडीज की कप्तानी से छुट्टी दी जा सकती है। इस मैच में वेस्टइंडीज अपने चार खूंखार तेज गेंदबाज वेन डेनियल, माइकल होल्डर और बेर्नाल जूनियर के साथ में उतरी थी। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और भारत से बल्लेबाजी करने के लिए कहा। पिच पर बहुत बड़े बड़े क्रैक थे, जिसमें 2 mm की प्लेट आसानी से अंदर जा सकती थी। आदित्य भूषण का तो यह कहना था कि सबाइना पार्क की पिच इतनी हार्ड थी कि उस पर स्पाइक पहनकर चलने पर भी ऐसा लग रहा था जैसे सीमेंटेड फर्श पर चल रहे हों। इसके बावजूद भारतीय ओपनर गावस्कर और अंशुमान गायकवाड़ ने लंच तक बिना विकेट खोए हुए 60 रन बना लिए थे। लंच के बाद खेल तब खतरनाक हो गया जब माइक होल्डिंग ने राउंड द विकेट गेंदबाजी शुरू की और 60 पिच गेंदें फेंकी जाने लगी। वेन डेनियल यह जताते रहे कि उनके हाथ से गेंद छूट रही है। इसको लेकर सुनील गावस्कर ने अपनी आत्मकथा सनी डेज में लिखा है कि लैड इस डर से कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है। हालांकि उन्हें इंग्लैंड के दौरे के लिए कप्तान घोषित किया जा चुका था। हम पर तेज गेंदबाजों से हमला बोला, लेकिन हम बिना विकेट खोए स्कोर 98 रन तक ले गए। लैड बहुत निराश महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बाउंसर्स की झड़ी लगाने से नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सोच रखा था कि अगर तुम उन्हें आउट नहीं कर पाओ तो उन्हें चोटिल कर मैदान से बाहर कर दो। उस समय तक सुनील गावस्कर एक चोटी के बल्लेबाज बन गए थे और इस तरह की गेंदबाजी से इतना निराश हुए कि अपना बल्ला जमीन पर फेंक दिए। गायकवाड़ उन्हें शांत कराने के लिए उनके पास पहुंचे तो सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं इस जानलेवा गेंदबाजी से मरना नहीं चाहता। मैं अपने घर वापस सुरक्षित पहुंचना चाहता हूं ताकि अपने नवजात बेटे रोहन को देख सकूं। यह पहले का ज़माना था। तब तेज गेंदबाजी से शरीर को बचाने के लिए ना तो पर्याप्त साधन उपलब्ध थे और ना ही एक ओवर में बाउंसर्स की संख्या पर कोई सीमा थी। उन दिनों इस्तेमाल किए जाने वाले पैड, ग्लव्स की क्वालिटी भी आज की तरह नहीं हुआ करती थी। माइकल होल्डिंग की गति इतनी ज़्यादा थी कि उससे बल्लेबाजों के साथ साथ वेस्टइंडीज के अनुभवी विकेटकीपर टेरेक मरे भी नहीं पकड़ पा रहे थे। कई बार तो गेंदें बाउंड्री से टकराकर वापस विकेटकीपर के पास पहुंच जा रही थी। जैसे जैसे होल्डिंग डेनियल की गेंदों की स्पीड बढ़ रही थी, वहां मौजूद भीड़ उन्हें और उकसा रही थी। सारे दर्शक पोर्ट ऑफ स्पेन में हुई हार का बदला लेना चाहते थे। सुनील गावस्कर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जमैका के दर्शक को क्राउड की जगह माफ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो चिल्ला रहे थे, किल हिम मैन, हिट हिम मैन, नॉक हिज हेड ऑफ माइक। उन्होंने हमारे एक भी शॉट पर ताली नहीं बजाई। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने एक विकेट खोकर 178 रन बना लिए थे। गायकवाड़ 58 और मोहिंदर अमरनाथ 25 रन बनाकर खेल रहे थे। उस दिन वेस्टइंडीज ने पूरे दिन में सिर्फ 65 ओवर फेंके थे।
दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो वैन बर्न होल्डर की एक गेंद अमरनाथ के पैर के जोड़ पर लगी, जो कि आने वाली गेंदों का एक तरह से ट्रेलर था। बाद में गायकवाड़ ने याद किया कि होल्डर भी लगभग उसी गति से गेंद फेंक रहे हैं जितनी कि माइकल होल्डिंग। अमरनाथ मुश्किल से अपने स्कोर में 14 रन और जोड़ सके कि अचानक एक ऐसी गेंद पर रक्षण करते हुए आउट हुए जिसे अगर वो नहीं खेलते तो उनका सिर चकनाचूर हो जाता। अमरनाथ के आउट होने के बाद गुडम्पा विश्वनाथ क्रीज पर आए। उन्हें भी लगा कि वो अपने जीवन की सबसे तेज गेंदों को खेल रहे हैं। थोड़े समय बाद उनको भी एक गेंद आकर लगी। होल्डिंग की एक शॉर्ट गेंद का रक्षण करने के चक्कर में न सिर्फ उनकी उंगली टूटी बल्कि उन्होंने कैच भी दे दिया। आदित्य भूषण लिखते हैं कि पसलियों में दर्द के कारण गायकवाड़ के लिए जरा भी हिलना मुश्किल हो रहा था। एक बहादुर मुक्केबाज की तरह उन्हें गेंद लगती उतनी ही दृढ़ निश्चय से वो अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो जाते। शारीरिक तकलीफ के बाद भी वो अपना स्कोर 81 रन तक ले गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज जिस तरह से की गेंदबाजी कर रहे थे उन्हें भी एक ऐसी गेंद मिलने वाली है जो उनका सिर उड़ा ले जाएगी। और हुआ भी यही। लंच से ठीक पहले होल्डिंग की एक गेंद उनके सीने में ठीक उसी जगह लगी जिस पर एक गेंद पहले ठीक उसी जगह पर लगी थी। उनको बहुत दर्द हुआ, लेकिन गायकवाड़ ने उसे जाहिर नहीं किया। उसी ओवर की अगली गेंद गायकवाड़ के ग्लव्स में लगी। उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वो स्टांस ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके ग्लव से खून बह रहा है, जो कि उनके बैट तक आ रहा है। जब उन्होंने अपना बैट नीचे रखा और अपने ग्लव्स उतारा तो उन्होंने देखा कि उनकी बीच की उंगली के नाखून टूट गया है, उसमें से खून निकल रहा है। दर्द के बावजूद गायकवाड़ ने अपना साहस जुटाकर होल्डिंग की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हुए। इससे पहले कि वो जान पाते कि क्या हुआ, वो ज़मीन पर गिर पड़े थे। बाद में गायकवाड़ ने ध्यान दिया कि उनका चश्मा उड़कर कहीं चला गया है और उनके सिर में भूचाल सा आ गया हो। उसमें घंटियां बज रही थीं। तुरंत ही लॉयड, रिचर्ड्स और मरे उनकी तरफ दौड़ कर आए। इस तरह से विपरीत परिस्थितियों में खेली गई पारी का अंत हुआ। गायकवाड़ ने पूरे 450 मिनटों तक सवैना पार्क की उस खतरनाक पिच पर अपनी दृढ़ता के साथ टिके रहे। वेस्टइंडीज के नामी कमेंटेटर टोनी कोजियर ने इस पारी की तुलना 1960 में उसी मैदान पर खेली गई कोलिन काउड्रे की पारी से की, जिन्होंने उस समय के सबसे तेज गेंदबाज वेस हॉल का सामना किया था। इस गेंद के बाद ही समय से थोड़ा पहले अंपायर ने लंच की घोषणा कर दी। रिजर्व खिलाड़ी पुचैया कृष्णमूर्ति गायकवाड़ को ड्रेसिंग रूम तक ले जाने में मदद करने के लिए पिच पर पहुंचे, लेकिन गायकवाड़ ने कहा कि वो खुद चल के ड्रेसिंग रूम जाएंगे। आदित्य भूषण लिखते हैं कि पिच से ड्रेसिंग रूम के रास्ते में कृष्णमूर्ति ने ये जांचने के लिए कि गायकवाड़ होश में है या नहीं, उनसे पूछा कि वो जितनी उंगली दिखा रहे हैं उन्हें वो गिन सकते हैं या नहीं। इस बात पर गायकवाड़ काफ़ी नाराज हुए। तब तक उनके कान से निकलकर उनकी कमीज पर खून फैल चुका था। ड्रेसिंग रूम में वो पैड को अपने सिर पर लगाकर लकड़ी के बेंच पर लेट गए। उस समय गायकवाड़ को देखने के लिए वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। भारतीय खिलाड़ियों और आयोजकों के बीच लंबी बहस के बाद ये तय हुआ कि गायकवाड़ को अस्पताल ले जाया जाए। गायकवाड़ के साथ सुनील और टीम के ट्रेजरर बारू अस्पताल गए। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां टीम के मैनेजर पाली उमरीगर पहले से मौजूद थे, जो विश्वनाथ के हाथ पर प्लास्टर बंधवाने आए हुए थे। उमरीगर को गायकवाड़ के बारे में बहुत चिंता थी। 14 साल पहले इसी तरह उनकी टीम के एक सदस्य नारी कॉन्ट्रैक्टर के सिर पर चार्ली ग्रिफिथ की गेंद लगी थी और उन्हें 6 दिन के बाद ही पूरी तरह से होश आया था। इसके बाद वो फिर कभी क्रिकेट नहीं खेल सकी। इसी बीच एक और भारतीय खिलाड़ी ब्रजेश पटेल भी घायल हो चुके थे। उनकी ऊपरी होंठ पर वैन बर्न होल्डर की उठती हुई गेंद लगी थी। गायकवाड़ के दर्द को कम करने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें पेन किलर इंजेक्शन दिया। करीब 24 घंटे बाद गायकवाड़ के हालात में थोड़ा सुधार हुआ। जब मैनेजर उमरीगर उन्हें देखने पहुंचे तो गायकवाड़ ने उनसे कहा कि पालिका का मुझे पिच पर जाकर बैटिंग करने दीजिए। उमरीगर ने इसकी अनुमति नहीं दी। आधिकारिक रूप से भारत की पारी 306 रन पर 6 विकेट पर घोषित करनी पड़ी, क्योंकि भारत के पास खेलने के लिए कोई बल्लेबाज ही नहीं बचा था।
कप्तान बिशन सिंह बेदी ने गेंदबाजों को इतनी खतरनाक होती गेंदबाजी से बचाने के लिए भारत की पारी 306 रन पर ही घोषित कर दी। भारत के 306 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने 351 रन बनाकर 85 रन की बढ़त हासिल कर ली। जब गावस्कर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो भारत का असर स्कोर था 2 रन पर 1 विकेट, लेकिन वास्तविकता में यह 4 विकेट था, क्योंकि भारत के 3 बल्लेबाज पहले ही चोटिल होकर के बैटिंग करने लायक नहीं बचे थे। बेदी ने भारत की दूसरी पारी 5 विकेट पर 97 रन बनाकर घोषित कर दी। वेस्टइंडीज ने इसे बहुत ही आसानी से 13 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैच के बाद जब लैड का संवाददाताओं से सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या भारतीय हमसे हाफ वाली फेंकने की उम्मीद कर रहे थे। कमेंटेटर टोनी कोजेर को लैड की यह दलील बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने यह कहा कि अंपायर गोसाई को खतरनाक गेंदबाजी से संबंधित क्रिकेट का नियम 46 लागू करना चाहिए था। उनके पास गेंदबाजों को चेतावनी देने के कई कारण थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करने का फैसला किया। इसके कई दशक बाद माइकल होल्डिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि बहुत से लोगों ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के घायल होने की वजह पिच थी, लेकिन सच ये था कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा 60 गेंदें फेंकी। जिस तरह से हमें गेंदबाजी करने के लिए कहा गया उससे मैं सहज नहीं था, लेकिन अगर आपका कप्तान ऐसा करने के लिए कहता है तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। भारत लौटने पर कई दिनों तक गायकवाड़ को कान में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। उनके कान का पर्दा पूरी तरह से फट गया था। उनके कान का 2 बार ऑपरेशन किया गया। अब भी उनको अपने बाएं कान से सुनने में दिक्कत होती है। सवाई नपार की उस पिच पर उनके बिताए गए 7.5 घंटे को क्रिकेट के इतिहास में सबसे साहसिक पारियों में गिना जाता है। विवियन रिचर्ड्स ने सही कहा था कि किसी खिलाड़ी का आकलन करते समय लोग देखते हैं कि उसने शतक कितने बनाए हैं, लेकिन उस दिन गायकवाड़ के बनाए गए 81 रन कई शतकों पर भारी थे। वो आखिरी दम तक लड़ते रहे और हम सबको दिखाया कि बहादुरी क्या होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।